हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 20 से लेके सेक्शन 24 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को समझेंगे, जो कि हमें सब्सटीट्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताता है कि सब्सटीट्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं या फिर आप किस तरीके से रिलीफ ले सकते हो। अब जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए कि ए और बी दो पर्सन थे, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए बी को 10 लाख रुपए देगा और बी बदले में उसके लिए उसका घर बना के देगा, कंस्ट्रक्शन करेगा उसकी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बी जो है अपने पार्ट को ब्रीच कर देता है। ए बी को 10 लाख रुपए तो देता है, लेकिन बी अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करता, वो ए का घर नहीं बनाता, कंस्ट्रक्ट नहीं करता। तो यहाँ पे जो ए है वो अगर किसी तीसरे बंदे, मान लीजिए सी के पास जाके अपने घर को कंस्ट्रक्ट कराता है, तो इसको हम सब्सटीट्यूट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं कि जिस व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था उसने तो अपने पार्ट को परफॉर्म नहीं किया, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति के पास जाके उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करा लिया गया। अब यहाँ पे सेक्शन 20 जो ए था जिसने अपने पार्ट को परफॉर्म कर दिया था, लेकिन बी ने अपने पार्ट को परफॉर्म नहीं किया था, तो जब ए सी के पास जब सी के पास गया कि बी के पार्ट को परफॉर्म कर दो, तो जो भी उसके अंदर खर्चा आया होगा वो किसको पे करना पड़ेगा, बी को पे करना पड़ेगा। तो सेक्शन 20 को रीड करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या दिया गया। सेक्शन 20 बोलता है सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर रीड करें तो बोलता है विदाउट प्रिजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कि जो भी जनरलिटी दी गई है उसको छोड़ते हुए जो भी दी गई है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, एंड एक्सेप्ट एज अदरवाइज एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज, या फिर जो भी चीज जिस भी चीज पे पार्टीज एग्री गई है उस चीज को छोड़ के, where the contract is broken due to non performance of promise by any party, की जब कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, ब्रीच होगा किसी एक पार्टी की नॉन परफॉर्मेंस के कारण। The party who suffers by such breach shall have the opinion of substituted performance, तो जिस भी पार्टी के खिलाफ वो ब्रीच हुआ था उसके पास ये राइट है कि वो अपने पार्ट को परफॉर्म करवा सकती है, सब्स्टिट्यूट परफॉर्म करवा सकती है, किसी और व्यक्ति से जाके उसको परफॉर्म करवा सकती है थ्रू अ थर्ड पार्टी और बाय हिज ऑन एजेंसी, मतलब किसी थर्ड पार्टी से भी करा सकती है या फिर अपनी खुद की एजेंसी से भी इसको करवा सकती है। एंड रिकवर द एक्सपेंसेस एंड अदर कॉस्ट एक्चुअली इनकर्ड, और जो भी उसके अंदर एक्चुअल में कॉस्ट आई, जो भी एक्सपेंसेस हुए उनको रिकवर किया जा सकता है, स्पेंट और सफर्ड बाय हिम फ्रॉम द पार्टी कमिटिंग सच ब्रीच, जिस भी पार्टी ने ब्रीच किया था उस पार्टी से वो अमाउंट रिकवर किया जा सकता है कि भाई तूने अपने पार्ट को परफॉर्म नहीं किया, मैंने जाके किसी तीसरे व्यक्ति से अपना काम करवाया, अपनी किसी एजेंट से काम कराया, उसमें जो भी खर्चा आया अब उसका खर्चा कौन पे करेगा, जिस पर्सन ने अपने पार्ट को ब्रीच किया है। अब वो पर्सन जो है उसको उसकी कॉस्ट या कोई भी एक्सपेंस, उसके अंदर कोई भी खर्चा आया वो उठाएगा। No substituted performance of contract under subsection 1 shall be undertaken unless the party who suffers such breach has been given notice in writing, लेकिन ये जो substituted performance है ये नहीं होगा जब तक जिस पार्टी ने अपने पार्ट को ब्रीच किया है उसको नोटिस नहीं दिया जाता राइटिंग के अंदर कि मैं, जैसे मतलब जैसे ए का जो पार्ट था वो ब्रीच हुआ था बी के द्वारा, मतलब बी ने अपने पार्ट को परफॉर्म नहीं किया था। अब ए अगर तीसरे पर्सन के पास जाना चाह रहा है कि मैं किसी तीसरे पर्सन से अपने मतलब कि जो तेरा पार्ट था बी का उसको परफॉर्म करवा लूंगा, कंस्ट्रक्शन करवा लूंगा अपने घर की, तो पहले ए को बी को नोटिस देना पड़ेगा। ए बी को नोटिस देगा नॉट लेस देन 30 डेज, और उसके अंदर कम से कम 30 दिन का टाइम देगा कि तू जो है अपना पार्ट जो है परफॉर्म कर दे। To the party to breach, calling upon him to perform the contract within such time as specified in the notice, and on his refusal or failure to do so, और अगर उसके बाद भी वो मना कर देता है कि मैं नहीं कर रहा या फिर वो आता ही नहीं करने के लिए, he may get the same performed by the third party or by his own agency, तो फिर जो A है वो अपने पार्ट, मतलब जो B का पार्ट था उसको किसी थर्ड पार्टी या फिर किसी एजेंट से परफॉर्म करवा सकता है। Provided that the party who suffers such breach shall not be entitled to recover the expenses and costs under subsection 1 unless he has got the contract performed through a third party or by his own agency। अगर आप सेक्शन 20 का रिलीफ मांग रहे हो तो आपको जो भी आपकी उसके अंदर कॉस्ट लग रही है उसको करने की, भाई जैसे यहाँ पे बी ने कंस्ट्रक्शन करनी थी तो ऐसा जब ए सी के पास जाके करवाया तो ए को वो कॉस्ट बी के द्वारा तभी मिलेगी जो उसने सी को पे की जब वो किसी तीसरे पर्सन से या फिर अपने एजेंट से उसको परफॉर्म कराएगा। अगर खुद ही मान लीजिए उसने कंस्ट्रक्शन कर ली तो फिर बी जो है ए को कॉस्ट देने के लिए लाइबल नहीं होगा, तो किसी तीसरे व्यक्ति जैसे यहाँ पे सी के पास गया तो अब ए को अपनी कॉस्ट मिल सकती है, अदरवाइज ए अपनी कॉस्ट नहीं मांग सकता। Where the party suffering breach of contract has got the contract performed through a third party or by his own agency, after giving notice under subsection 1, he shall not be entitled to claim relief of specific performance against the
पार्टी ऑफ ब्रीच। अब यहाँ पे वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांग सकता। अब तूने कॉस्ट ले ली, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करा लिया, अब उसके अंदर स्पेसिफिक रिलीफ नहीं मांग सकता कि अब बी भी इस बात को पूरा करे। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि किसी तीसरे व्यक्ति से आपने उसको पूरा करा लिया और बी ने उसके लिए कॉस्ट पे कर दी है, जो भी एक्सपेंसेस वो पे कर दिए, तो बी की तरफ से जो भी चीज थी वो पूरी होगी। अब आप जाके कोर्ट से रिलीफ मांगे कि बी से बोलिए कि अपने पार्ट को परफॉर्म करे, तो ऐसा आप रिलीफ नहीं मांग सकते। Nothing in this section shall prevent the party who has suffered breach of the contract from claiming compensation from the party in the breach। और ये जो सेक्शन है ये इस चीज से भी नहीं रोकेगा कि जिस पार्टी के खिलाफ ब्रीच हुआ है कि वो जिस पार्टी ने ब्रीच किया उससे कंपनसेशन मांग सके। तो ये राइट रहता है उस पार्टी के पास कि अगर इस वजह से कोई लॉस हुआ है उसको, तो वो अपना कंपनसेशन मांग सकती है जिस भी पार्टी के अगेंस्ट लॉस हुआ है। फिर आते हैं हम सेक्शन 20A के ऊपर, जो स्पेशल प्रोविजन फॉर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ये बाद में ऐड किया गया क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 20A है तो इसका मतलब इसका एडिशन किया गया। ये पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनके बारे में बता रहा है। कहता है कि नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय अ कोर्ट इन अ सूट अंडर दिस एक्ट इन्वॉल्विंग अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है, तो उस केस के अंदर कोर्ट कभी भी इंजंक्शन नहीं देगा, कभी भी उसको रोकेगा नहीं। स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के शेड्यूल के अंदर पीछे दिए गए हैं उसके अंदर जो भी मेंशन्ड है, वेयर ग्रांटिंग इंजंक्शन वुड कॉज इम्पीडियंट और डिले इन द प्रोग्रेस और कंप्लीशन ऑफ सच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। कि जहां पे भी उस कारण से वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है उसके अंदर रुकावट आएगी, कोई भी टाइम कंज्यूम होगा, तो ऐसे केसेस के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं उसके ऊपर इंजंक्शन नहीं लगाया जा सकता। कि भाई आपका घर था यहाँ पे और आपके घर को तोड़ के यहाँ से रोड निकाली जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, तो यहाँ पे अब आप कोर्ट के पास जाते हैं कि जी यहाँ पे इंजंक्शन लगा दीजिए, तो उस पर इंजंक्शन नहीं लगेगी। या फिर जैसे भी हमने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस वाले में पढ़ा कि वो पर्सन जाके बोलता है कि इस पे इंजंक्शन लगा दीजिए, किसी थर्ड पार्टी से परफॉर्म करा, तो उस पर्सन को इंजंक्शन नहीं मिलेगी। मतलब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट होगा, कोई भी कंडीशन होगी, उसके अंदर इंजंक्शन नहीं मिलेगी, उस प्रोजेक्ट को रोका नहीं जाएगा कोर्ट के द्वारा। For the purpose of this section 20B of clause HA of section 41, the expression infrastructure project means the category of project and infrastructure subsector is specified in this schedule। शेड्यूल के अंदर जो भी बता रखे हैं वो होंगे, तो ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। The central government may, depending upon the requirement of development of infrastructure projects and if considered necessary or expedient to do so by notification in the official gazette, amend the schedule and relating to any category of project or infrastructure subsector। गवर्नमेंट को लगेगा कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऐड होने चाहिए, कोई भी हटने चाहिए, तो वो गवर्नमेंट अमेंड कर सकती है। फिर सब सेक्शन 3 के अंदर कुछ नहीं दिया गया, वही नोटिफिकेशन दे रहा है कि नोटिफिकेशन देगी 30 दिन के लिए हाउस में रहेगी, तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 20B के ऊपर, जो स्पेशल कोर्ट्स के बारे में बताता है कि अगर कोई भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से रिलेटेड केसेस होते हैं तो उसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए जा सकते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, की ये पावर किसको दी गई है? स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है, लेकिन वो कंसल्टेशन किससे करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्ट करेंगे। शेल डेजिग्नेट बाय नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजट, की इसके लिए वो नोटिफिकेशन देंगे गजट के अंदर। उसके बाद वो क्या कर सकते हैं कि वन और मोर सिविल एज स्पेशल कोर्ट्स, की एक या एक से ज्यादा सिविल कोर्ट्स को स्पेशल कोर्ट का दर्जा दिया जा सकता है इस सेक्शन के हिसाब से। यहाँ पे कौन से कोर्ट्स है? सिविल कोर्ट्स को ही स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा। Within the local limits of the area to exercise jurisdiction and to try a suit under this act in respect of contract relating to infrastructure projects। Infrastructure projects से related अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, फिर ये सेक्शन हमें 20B के अंदर दिया गया जिसके अंदर में स्पेशल कोर्ट्स के बारे में बताया गया कि स्पेशल कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं। फिर सेक्शन 20C के ऊपर आते हैं, एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ सूट्स। क्या बोलता है? नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कि भाई कोई भी चीज जो सीपीसी में दी गई है उसको तो हम ध्यान में नहीं रखेंगे, उसको हटा देते हैं। अ सूट फाइल्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, अब क्या बोलेगा कि कोई भी जो सूट इस एक्ट के अंदर डाला गया, पूरे के पूरे एक्ट के अंदर अगर कोई भी सूट डाला गया, शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द कोर्ट, तो वो कोर्ट के द्वारा डिस्पोज होगा विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन टू द डिपेंडेंट, कि जिस भी दिन डिपेंडेंट को नोटिस समन सर्व हुए हैं उस दिन से 12 महीने के अंदर ये कोर्ट की ड्यूटी है कि उस सूट को खत्म कर देगा। Provided that the said period may extended for the further period not exceeding 6 months in aggregate after recording reason in writing for such extension by the court। लेकिन कोर्ट के द्वारा अगर कोर्ट को कोई रीजन ठीक लगता है तो उस रीजन को रिकॉर्ड करेगी कोर्ट की, क्यों अभी वो 12 महीने के अंदर उसको खत्म नहीं कर पा रही, तो उस रीजन को रिकॉर्ड करने के बाद, उस रीजन को देने के बाद कोर्ट वो पीरियड जो है 6 महीने का एक्सटेंड कर सकती है।
फिर आते हैं हम सेक्शन 21 के ऊपर, जो हमें बताता है पावर टू अवॉर्ड कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस, की कंपनसेशन देने का भी अधिकार दिया गया कुछ कुछ केसेस के अंदर। क्या बोलता है कि इन अ सूट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट द plaintiff may also claim compensation for its breach in addition to such performance, की वो परफॉर्मेंस तो करवाएगा ही करवाएगा जो प्लेंटिफ है, उसके अलावा वो कंपनसेशन का भी रिलीफ मांग सकता है इन एडिशन टू द परफॉर्मेंस, की परफॉर्म तो कराएगा ही कराएगा, उसके अलावा उसको क्या चाहिए कि भाई ये जो ब्रीच हुआ उसकी वजह से उसको कोई नुकसान हुआ तो उसका कंपनसेशन भी पे करा जाए, तो ऐसा रिलीफ भी प्लेंटिफ मांग सकता है। तो क्या बोलता है, इफ in any such suit the court decided specific performance ought not to be granted, किसी भी सूट के अंदर कोर्ट को लगता है कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो ग्रांट नहीं की जानी चाहिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सही नहीं है इसके अंदर करना, बट दैट देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टी व्हिच हैज बीन ब्रोकन बाय द डिफेंडेंट, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको ब्रीच किया गया था, तोड़ा गया था, किसके द्वारा, डिफेंडेंट के द्वारा, and that the plaintiff is entitled to compensation for the breach, it shall award him such compensation accordingly, और कोर्ट को लगता है कि ये जो ब्रीच किया गया डिफेंडेंट के द्वारा उसके लिए जो ये प्लेंटिफ है उसको क्या मिलना चाहिए, कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो फिर जो कोर्ट है जो भी उसको कंपनसेशन ठीक लगता है, एडुकेट कंपनसेशन लगता है, वो एडुकेट कंपनसेशन एज अ रिलीफ उसको दे देगी, किसको, प्लेंटिफ को। इफ in any such suit the court decide that specific performance ought to be granted, कि अब इसके अंदर लगता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर देनी चाहिए, अभी सबसेक्शन 2 में बोल रहा था कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करनी चाहिए, लगता नहीं कि होनी चाहिए, लेकिन अब बता रहे हैं कि कोर्ट को ये लगता है कि इसके अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर देनी चाहिए, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट टू सेटिस्फाई द जस्टिस ऑफ द केस, लेकिन कोर्ट को लगता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी इस केस के अंदर जस्टिस नहीं होगी, तो that some compensation for the breach of the contract should also be made to the plaintiff, कि कुछ compensation भी मिलना चाहिए इस breach के लिए, तो कोर्ट क्या करेगी, it shall award him such compensation accordingly, तो कोर्ट फिर वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो कराएगी कराएगी, उसके सिवाय उसको कुछ कंपनसेशन भी देगी, कुछ अलग से कंपनसेशन भी देगी, जिससे ये कोर्ट को लगेगा कि जो जस्टिस है वो हुई है, कि ये कंपनसेशन भी उसको मिलना चाहिए था। In determining the amount of any compensation awarded under this section, the court shall be guided by the principles specified in section 73 of the Indian Contract Act, कि जब कोर्ट कंपनसेशन पे कर रही होगी तो उस वक्त कोर्ट को सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी ध्यान में रखना है, उसको भी साथ में पढ़ना है कि उसके अंदर क्या दिया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे वो कंपनसेशन अवॉर्ड करेगी। सबसेक्शन 5 बोलते हैं कि नो कंपनसेशन शैल बी अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन अनलेस द प्लेंटिफ हैज क्लेम सच कंपनसेशन इज प्लेन, अब कोर्ट अपनी मर्जी से नहीं दे देगी, जब तक जो प्लेंटिफ है वो अपनी प्लेंट के अंदर ये लिखता नहीं कि एक तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराई जाए और साथ में मुझे कंपनसेशन भी मिले, मतलब कंपनसेशन लेने के लिए प्लेंटिफ को ये अपनी प्लेंट के अंदर लिखना पड़ेगा, ये रिलीफ मांगना पड़ेगा, जब आप किसी से कोई चीज मांगोगे ही नहीं तो वो चीज आपको कैसे मिलेगी, तो कोर्ट से आपको कंपनसेशन मांगना पड़ेगा और तभी कोर्ट आपको कंपनसेशन उसके अंदर दे सकता है। Provided that where the plaintiff has not claimed any such compensation in the plaint, अब मान लीजिए कि जो प्लेंटिफ था वो ऐसा क्लेम मांगना भूल गया अपनी प्लेंट के अंदर, तो द कोर्ट शैल एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग अलाउ हिम टू अमेंड द प्लेंट ऑन सच टर्म एज मे बी जस्ट फॉर इंक्लूडिंग द क्लेम फॉर सच कंपनसेशन, तो किसी भी स्टेज के ऊपर अब वो प्लेंटिफ को बाद में ध्यान आता है कि मैं इसके अंदर कंपनसेशन भी मांग सकता हूँ, कोई भी स्टेज के ऊपर केस चल रहा है तो कहीं पे भी कोर्ट जो है उसको अलाउ कर सकता है कि वो अपनी प्लेंट को अमेंड करे और उसके अंदर कंपनसेशन रिलीफ मांग ले। The circumstances that the contract has become incapable of specific performance does not preclude the court from exercising the jurisdiction confirmed by this section, तो ये सेक्शन हमने देखा। फिर उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 22 के ऊपर, पावर टू ग्रांट रिलीफ फॉर पोजीशन पार्टीशन रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी एक्सेट्रा, ये और तरीके के रिलीफ जो है वो दिए जा रहे हैं प्लेंटिफ को। अब क्या क्या और रिलीफ मिल सकते हैं प्लेंटिफ को, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन द कॉन्ट्रे कंटेन्ड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, की भाई कोई भी चीज सीपीसी के से गलत नहीं जाएगी। Any person suing for the specific performance of contract for the transfer of immovable property, की कोई भी व्यक्ति जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा रहा है किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, यहाँ पे हमें क्या याद रखना है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इन एन एप्रोप्रिएट केस आस्क फॉर, तो किस चीज के लिए मांग और क्या रिलीफ मांग सकता है, उसके लिए पहला रिलीफ वो मांग सकता है ए के अंदर देता है पोजीशन और पार्टीशन एंड सेपरेट पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन एडिशन टू सच परफॉर्मेंस, की तो परफॉर्मेंस तो मांग ही रहा है कि इसका परफॉर्म तो करवाया जाए इस कॉन्ट्रैक्ट को, साथ ही साथ वो क्या मांग सकता है, उसका पोजीशन मांग सकता है, उसके अंदर क्या मांग सकता है, पार्टीशन करा सकता है, या फिर उसके अंदर सेपरेट पोजीशन मांग सकता है कि मुझे इस प्रॉपर्टी का सेपरेट पोजीशन मिले। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अलावा ये रिलीफ भी पार्टी के द्वारा मांगे जा सकते हैं, प्लेंटिफ के द्वारा मांगे जा सकते हैं। Any other relief to which he may be entitled, including the refund of the earnest money or deposit paid
और मेड बाय हिम इन केस ऑफ हिज क्लेम फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंसेज रिफ्यूज, कि भाई उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कोई अर्नेस्ट मनी पे करी थी या कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करा था और वो स्पेसिफिक मतलब कि जो दूसरी पार्टी है वो ब्रीच कर देती है और अपने पार्ट को परफॉर्म नहीं करती, तो वो अपना जो भी उसने डिपॉजिट किया था अमाउंट वो वापस मांग सकता है कि मुझे मेरा अमाउंट जो भी अर्नेस्ट मनी थी वो वापस की जाए, या कोई और रिलीफ जो भी ठीक लगता है। फिर नो रिलीफ अंडर क्लॉज ए और क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी ग्रांटेड बाय द कोर्ट अनलेस इट हैज बीन स्पेसिफिकली क्लेम। तो ये जरूरी हो जाता है कि प्लेंटिफ को वो रिलीफ मांगना पड़ेगा, जब तक प्लेंटिफ रिलीफ मांगेगा नहीं तब तक कोर्ट वो रिलीफ दे नहीं सकता। अब मान लीजिए कि प्लेंटिफ वो रिलीफ मांगना भूल गया, जैसे भी पिछले सेक्शन में भी भूल गया था या छूट गया उससे, तो कोर्ट उसको किसी भी स्टेज के ऊपर अलाउ कर सकता है कि भाई तू अपने प्लेंट में ये रिलीफ मांग ले तो फिर मैं तेरे को ये रिलीफ दे दूंगा। यही यहाँ पे बात लिखता है। The power of the court to grant relief under clause B of subsection 1 shall be without prejudice to the its power to award compensation under section 21। ये जो clause B दिया गया है subsection 1 का, इसके ऊपर section 21 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब section 21 के अंदर जो compensation मांगा ही जा सकता है, उसके अलावा आप अपनी जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट की थी या फिर कोई भी अमाउंट डिपॉजिट किया था वो भी आप अपना वापस मांग सकते हो। तो सेक्शन 22 के अंदर हमें ये दिया गया कि अलग से भी जो चीजें हैं वो आप ले सकते हो। फिर आते हैं हम सेक्शन 23 के ऊपर, लिक्विडेशन डैमेजेस नॉट बार टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, की जो लिक्विडेशन डैमेजेस होते हैं वो आपकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को बार नहीं कर सकते। अ कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज प्रॉपर टू बी स्पेसिफिकली एनफोर्स, कि भाई एक कॉन्ट्रैक्ट जो वैसे देखा जाए तो उसको स्पेसिफिकली परफॉर्म करवाया जा सकता था, may be so enforced through a sum be named in it has the amount to be paid in case of its breach, कि जो भी उसके ब्रीच के ऊपर अमाउंट पे किया जाना चाहिए उसमें मेंशन किया गया था कि ये अमाउंट इसके ब्रीच पे पे किया जाएगा। एंड द पार्टी इन डिफॉल्टिंग इज विलिंग टू पे द सेम, और जो भी पार्टी डिफॉल्ट कर रही है वो अमाउंट वो देने के लिए तैयार है। If the court having regard to the terms of the contract and other attending circumstances is satisfied that the sum was named only for the purpose of securing performance, और कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई होता है कि ये जो अमाउंट पे करना था सिर्फ अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको सिक्योर करने के लिए पे करना था ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग पार्टी इन डिफॉल्ट ऑफ द एन ऑप्शन ऑफ पेइंग मनी इन लिeu ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। और ये अमाउंट इसलिए नहीं था कि अगर इसका परफॉर्म नहीं किया जाएगा तो फिर ये अमाउंट पे किया जाएगा, तो फिर उसके अंदर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलग से मांग सकते हो। वो डैमेजेस अपने आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन कर रखे थे कि ये सिक्योर करने के लिए कि आप नहीं करोगे तो ये पे किए जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अमाउंट जो है आपके पार्ट को सेटिस्फाई कर देगा। तो वहां पे आप जो अपना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो अलग से मांग सकते हो। When enforcing specific performance under this section, the court shall not also decree payment of the sum so named in the contract। तो ये हमने सेक्शन 23 समझा। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 24 के ऊपर, बार ऑफ सूट फॉर कंपनसेशन फॉर ब्रीच आफ्टर डिसमिसल ऑफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, की जब आपका सूट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए डिसमिस हो गया है तो जो कंपनसेशन है उसके रिगार्डिंग बार लगा दी जाती है। द डिसमिसल ऑफ द सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट देयरऑफ शैल बार द प्लेंटिफ राइट टू सू फॉर कंपनसेशन, की आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिली तो अब आप कंपनसेशन के लिए सूट अलग से नहीं कर सकते, या तो आपने वहीं पर रिलीफ मांगा हो या फिर आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हुआ हो तो फिर आप कंपनसेशन मांग सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा तो फिर आप कंपनसेशन नहीं मांग सकते, बार हो जाएंगे आप फॉर द ब्रीच ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट as a case may be, but shall not bar his right to sue for any other relief to which he may be entitled by reason of such wish। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसको कोई और रिलीफ चाहिए तो उस रिलीफ के लिए भी बार लग जाएगा, सिर्फ कंपनसेशन के लिए बार लगेगा। तो ये सेक्शन 20 से लेके सेक्शन 24 हमने इसके अंदर समझे, बहुत ही सिंपल सेक्शन है, इसके अंदर कुछ ज्यादा डिटेल में है नहीं, तो हमें इतना ही बेरेक से रीड करके समझ आ जाता है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 20 से लेके सेक्शन 24 के अंदर क्या दिया गया। और उससे पहले जितने सेक्शंस है सेक्शन 19 तक वो हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर समझ लिया, आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की, वहां पे आपको इससे पहले के सेक्शंस मिल जाएंगे।